नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी इस चैनल पे मेनली हम पढ़ते हैं घटना चक्र का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। मेनली अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं और 4 से 5 एक्सरसाइज हो चुका है। और ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पीसीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके के प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि पूरा आपका घटना चक्र कंप्लीट हो सके। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिटी या जो भी हमने कंप्लीट कर रखा है उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जिससे आप एक लाइन से पूरा देख पाओगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं 1857 का क्रांति। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 398 से लेकर 412 तक है, यानी थोड़ा लंबा एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो 1857 की क्रांति। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में किया जाना था। मतलब पुराना जो बंदूक था ब्राउन बेस, उसके जगह पे न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाना था। ये जगह सब है डमडम, अंबाला और सियालकोट। इन नई राइफल में कारतूस का ऊपरी भाग को मुंह से काटकर उसको हटाना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी उसमें मिलाया गया है। सैनिक अधिकारियों ने यह अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, मतलब बिना जांच किए कह दिया कि ये गलत है। किंतु सैनिक को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। कई बार प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति का या विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो जो चर्बी वाला कारतूस था वो था। आगे है 29 मार्च 1857 के बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उनकी हत्या कर दी। जो उनका हेड था उन पर आक्रमण करके उनको मार दिया। अंग्रेज़ों द्वारा 34वीं NI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। अभी हम फास्ट में पढ़ते हैं, फिर जब इसका प्रश्न करेंगे तो उसके साथ ही इसका जो अच्छे से एनालिसिस दिया गया रहता है, तो बार बार सुनिएगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अभी थोड़ा पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थी। इनसे तंग आकर अंततः विद्रोह की ज्वालामुखी फट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कारण बताया। मेनली था, उससे पहले से तो शोषण हो ही रहा था, पर जो ये कारतूस वाला था वो एक ट्रिगर की तरह काम किया, वहाँ से वो विस्फोट हुआ। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी। उसने उस समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्र हुआ था उसमें आग लगा दी और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया। मतलब उससे पहले भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कई सारे कारण थे, पर वो सब शांत था। लेकिन जो कारतूस वाला था वो एक विस्फोटक की तरह काम किया और फिर क्रांति फैल गया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। साथियों को मुक्त करवाने से मतलब है जो लोग जेल में थे उन लोगों को वो मुक्त करवाया। जनरल हैविट था, उसके पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ये पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था उसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी।
बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त कर दिया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था, उनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो कि वर्तमान में वाराणसी में है। मणिकर्णिका यानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को गोलघर वाराणसी में हुआ था। उनके पिता मरणोपरांत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष की थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी को ब्रिटिश में मिला लिया गया था। ये हम पिछले वीडियो में भी जिक्र हुआ था कि जो डलहौजी का व्यापक सिद्धांत था उसके अंतर्गत झांसी को कब मिलाया गया था? 1854 में। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोही का श्रीगणेश हुआ। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को जो झांसी की रानी थी वो वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। अब है लखनऊ में जो विद्रोह का प्रारंभ हुआ, लखनऊ यानी अवध में जो विद्रोह हुआ वो 30 मई 1857 को हुआ। 30 मई 1857 को विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया और प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति यानी कमांडर चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के भी नाम से जाना जाता है। तात्या टोपे जो 1814 से लेकर 59 तक रहे को रामचंद्र पांडुरंगा के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंगा के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के योला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया था जब वे पारो के जंगल में कैंप में शयन कर रहे थे यानी आराम कर रहे थे। उस टाइम मान सिंह उनको पकड़वा दिया था, रामचंद्र पांडुरंगा या तात्या टोपे को। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालिक शाहाबाद जिले जो कि वर्तमान में भोजपुर है वहाँ जगदीशपुर से संबंधित। ये प्रश्न कई बार आता है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था तो कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे? जगदीशपुर से। असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कदम्पेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। औबा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी के क्रांति में अंग्रेज़ों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। मौलवी अब्दुल्ला शाह ने फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। ये जो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, वे मूलतः तमिलनाडु के अकाल्ट के रहने वाले थे, पर वह फैज़ाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खरीदो। सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेज़ों ने कहा था कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति था तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक था। उनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था, 50,000 का। 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था।
1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने, लिखा जाता कि शायर ने देखा था, तो मिर्ज़ा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु जो है वो 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की थी। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। सिंधिया के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों और वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका था। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। भारतीय गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा के ले जाता। मतलब भारत का लोग ही इसको बर्बाद किया था। हमेशा ऐसा ही होता है कि 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली थी, जो इस महासमर के असफलता के प्रमुख कारणों में से एक था। मतलब कोई गाइड करने वाला मेनली था नहीं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि 1856 से लेकर 62 तक रहे थे। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वाइसराय था। नियुक्ति सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कोलकाता और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। ये इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा किया गया था। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया। मतलब ये किया 1856 में, कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1857 का जो सिपाही विद्रोह था उसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेर्से कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्कॉन्ट पामर्स्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल, ये पामस्टर्न याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विस्कॉन्ट पामस्टर्न। इसका कार्यकाल 1855 से लेकर 58 तक रहा था तथा 1859 से लेकर 65 तक रहा। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन का भावना देखने को नहीं आया। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था, जिसमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना की बजाय दंगई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और धर्म और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। आगे 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हो गए और 23 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई। सर जेम्स ऑल्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का एक परिणाम बताया। ऑल्ट्रम के विचार के अकॉर्डिंग यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठा गया। आगे है जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह एक सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बी.डी. सावरकर का पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। इन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के भारतीय
स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक और सवाब बगावत हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों का चर्चा किया गया था। भारत सरकार द्वारा आरसी मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया था तथा अपनी पुस्तक द सीपे म्यूटिनी एंड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1857 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न कर फिर से रिपीट करते हैं इसको। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लग गया, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध करवाना आदि शामिल हो गया। भारतीय रजवाड़े के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पिल की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 के पूर्व 45,000 थी, वही उसको 65,000 कर दिया गया, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटकर 1,40,000 कर दिया गया। भारतीय सेना घट गया और वो बढ़ गया। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 में रखा गया था बंगाल में, जबकि मद्रास और बम्बई में यह 1:3 रखा गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया हुआ था। तो ये थोड़ी हो गया था। अब इसके आगे जो है वो प्रश्न दिया गया, और प्रश्न का जो आंसर है ना काफ़ी डीपली दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, बार बार पढ़ेंगे, हम सबको पढ़ेंगे, उससे क्या होता है कि आपको रिपीट होते होते याद हो जाता है। तो पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक जो ब्राउन बेस था उसके स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में किया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 के बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिक को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए किया जा रहा है। यही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो हड़प्पा नीति नहीं था, सैनिक असंतोष थोड़ा बहुत था, पर भारत का आर्थिक शोषण भी था, पर अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, मतलब वही जो कारतूस गाय और सुअर का था मांस, तो दोनों धर्म के हस्तक्षेप पर संदेह के लिए मेनली ये भड़क पड़ा था। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाता। मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे कहाँ से मतलब ये कर रहे थे? तो बैरकपुर से कर रहे थे, बैरकपुर से। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। मंगल पांडे कहाँ से मतलब विलुप्त थे, मतलब कहाँ से वो कर रहे थे? तो बैरकपुर से, बैरकपुर से। मंगल पांडे सिपाही था, तो मंगल पांडे 34वीं बटालियन के सिपाही थे। 34वीं बंगाल, आगे यहाँ पे लिखा गया है, मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के सैनिक के सिपाही थे। तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के।
1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? शाह ए आलम, ये वक्त खां को, वक्त खान। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान का पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्ज़ा मुगल अथवा मिर्ज़ा ज़हरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, परंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। बख्त खान के पास 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, यहाँ पे सैनिक असंतोष भी था, लेकिन जो मेन यहाँ पे था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थी, जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? यह है W.H. रसेल। W.H. रसेल ने कहा था। 1857 में लंदन से प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र के W.H. रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? ये सबसे पहले कहाँ हुआ था? मेरठ में प्रारंभ हुआ था। मेरठ में 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ में प्रारंभ हुआ था। यहाँ इनकी तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत पे उतर आया था। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। 10 मई 1857। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? मेरठ में हुआ था। मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 10 मई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो पहला था कि सैनिक जो है वो दिल्ली के लाल किले पर पहुंचने लगा था। बगावत शुरू हुआ और सब दिल्ली के जो लाल किला है वहां पे पहुंच गया था। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 के से विद्रोह किया था और 7 जून 1858 को वो शहीद हो गई। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। कमल और रोटी। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत कर लिया? दिल्ली को अधिकृत किया, वहीं गया था सब। कैप्टन निकोलस के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनः प्राप्ति कर ली गई। 1857 में स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ था? वाराणसी में था। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था, उनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो कि वर्तमान में वाराणसी में है। 1835 में 19 नवंबर को। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह यानी बरेली से जो विद्रोह कर रहे थे वो थे खान बहादुर। खान बहादुर। बरेली भी मतलब ये उत्तर प्रदेश में है। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व सैनिक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की थी। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिक को संगठित कर अपनी मजबूत सैनिक बनाई और अंग्रेजों का मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? यह है ग्वालियर में।
जन्म हुआ था वाराणसी में और जो समाधि है वो ग्वालियर में है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था तो वो था हीरोज के साथ। हीरोज। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी के व्यापकत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वो वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में जहां सोई हुई औरत अकेली मर्द थी, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। तो ये हीरोज के द्वारा कहा गया था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध के। बेगम ऑफ अवध जो लखनऊ यानी अवध में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 30 मई को, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो बेगम हजरत महल कर रहे थे। बेगम हजरत महल वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो वो थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से हजरत महल कर रहे थे। लखनऊ या अवध तो हजरत महल। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। बाद में यहाँ विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। अवध, लखनऊ। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध में थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसके कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। तात्या टोपे। अच्छा, तात्या टोपे का एक और भी कोई नाम था, मैं ऊपर पढ़ा हुआ था, कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो वो शासक इसमें से कौन है? वो है तात्या टोपे। तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आगे पूरा लिखा गया है कि तात्या टोपे को कैसे मारा गया था। तात्या टोपे, उन्हीं का नाम है रामचंद्र पांडुरंगा। 1857 के भारत स्वतंत्रता के ये प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के ययोला गांव में हुआ था। वे अपने पिता जो पांडुरंगा राव टोपे थे, इनके साथ बिट्ठूर आ गए थे। वहाँ वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोदे पंथ, जिन्होंने नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। जनरल हीरोज ने ग्वालियर में हुए ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई वीरगति प्राप्त की। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र, दोनों खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया था, और जब पारो के जंगलों में उनके कैंप में शयन कर रहे थे उसी टाइम पकड़वा दिया था। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और 18 अप्रैल
1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो मानसिंह उनके साथ धोखा किया। 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? तो ये थे तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बिहार से संबंधित थे। बिहार 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, जो कि वर्तमान में भोजपुर जिला है, के जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह कहा जाता था। उन्हें शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित कर दी। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़ा। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गया, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। उनकी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गया था। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कहाँ से विद्रोह संचालित कर रहे थे? तो वो आरा से। आरा ऑप्शन नंबर ए। आगे 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता इनमें से कौन सा है? तो बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह। आगे प्रश्न है अपना कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, आरा से। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये किया गया था बिहार से। बिहार 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने ही किया था। कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव क्रांतियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। यहाँ पे एक ही टॉपिक से इतना प्रश्न आता है ना कि आपको याद ही हो जाता है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के राजा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। राजपूत कुंवर सिंह। पटना जो बिहार में है के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों द्वारा इसके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया था। हैदर अली खान एवं जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो थे दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कदम्पेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की थी, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो जगदीशपुर ही केंद्र था जहाँ से कुंवर सिंह कर रहे थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व में ये संभाला गया और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की गई। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीज़न के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल के गोलचंद फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था औवा का ठाकुर कुशल सिंह। औवा का ठाकुर कुशल सिंह। औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो 1857 की क्रांति का केंद्र राजस्थान में इसमें से कौन सा नहीं था? तो जयपुर नहीं था, जबकि अजमेर, नीमच और औवा था। 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था, शेष क्रांति संबंधी था। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया हुआ था?
तो इसमें से कौन अंग्रेजों से संघर्ष क्रांति में किया था? शहादत खान किया था। शहादत खान 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों की सेना से संघर्ष किया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का संघर्ष कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला के बारे में काफ़ी पढ़े थे, ऊपर भी यहाँ भी काफ़ी लिखा गया है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के अकाल्ट के रहने वाले थे, पर वह फैज़ाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा था, सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खरीद दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि वह अदम्य साहस और गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक था। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा हुआ था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्ज़ा गालिब थे। मिर्ज़ा गालिब 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? आगरा का मूल निवासी था। आगरा। उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ था। ये पता नहीं क्या हो गया, फिर से ठीक करना पड़ेगा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे, जबकि बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई इन लोगों ने तो भाग लिया ही था। भगत सिंह 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे ने 57 की क्रांति या भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? उद्यम सिंह नहीं था, जबकि बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला था। उधम सिंह 1857 के विद्रोह के संबंध में नहीं था। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर को लंदन में 1940 में मार दिया था, हत्या कर दिया था, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। बेगम हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह बिहार से और मौलवी अब्दुल्ला जो थे वो फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। आगे प्रश्न, 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता किया था? तो ग्वालियर और सिंधिया था, क्योंकि उस टाइम के एक शासक था, वो कहा था कि अगर ग्वालियर और सिंधिया हमारा हेल्प नहीं करता तो हमको जो विद्रोह हुआ था वो हमको भारत से दूर खड़ा कर देता। तो ग्वालियर और सिंधिया उसका हेल्प किया। तो यहाँ भी वो लिखा भी होगा क्योंकि ऊपर पढ़े हुए थे। 1857 के स्वतंत्रता में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, ऐसा कहा गया था। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 का विद्रोह जो था उससे अपना दूरी बनाए रखा था, तटस्थता बनाए रखा था, जिसके कारण भी असफलता का कारण था ये सब। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली थी, जो इस महासमर की असफलता का प्रमुख कारणों में से एक था। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वास का उपयोग करते और प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनके विदक से दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरकारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीय ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश के आधुनिकीकरण करने में नहीं सिर्फ समर्थ साबित हुआ, बल्कि वह उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुई थी। ये क्लियर हो गया था। क्योंकि उसके बाद ऐसी तरह टैक्स वैक्स लगाना शुरू कर दिया। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया हुआ था? तो यहाँ पे खेतीहर मजदूर और कृषक जो था ये भाग लिया था, जबकि साहूकार और जमींदार ये भाग नहीं लिया हुआ था। तो यहाँ पे ये आंसर है। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इससे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों और वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय राजबारों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी और अंग्रेजों
के शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नभा और जिंद के सिख शासक और जो पंजाब के दूसरे सिख सरदार थे, कश्मीर के महाराजा और दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज़ों की सक्रिय सहायता की थी। अंग्रेज जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों और सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहाकर लेके चला जाता। उच्च और मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों की आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से ताल्लुकदारों, जो बड़े जमींदार ने अंग्रेज़ों को यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस कर दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया था। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर साहूकार थे, इसीलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश के पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। आगे प्रश्न है अपना कि भारत में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित था? तो यह था चित्तौर, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह से चित्तौर प्रभावित नहीं हुआ था, बल्कि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह का केंद्र था। इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था, मतलब वहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ा हुआ था? तो ये इसमें से था मुजफ्फरपुर, उसमें नहीं हुआ था, जबकि मुजफ्फरपुर में इसका इम्पैक्ट हुआ। तो यहाँ पे मुंगेर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, जबकि दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरपुर पे इसका फ़र्क पड़ा था। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर पे फ़र्क पड़ा था। आंसर यहाँ भी है। यहाँ पे दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानपुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद विद्रोह का प्रमुख केंद्र था, जबकि मुंगेर ही था, माफ़ कीजिएगा, मुंगेर इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था। रिपीट करते हैं, आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद विद्रोह का केंद्र था, जबकि मुंगेर में कुछ ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे सूची दिया गया है 1857 विप्लव नायक और सूची 2 में उसका कार्य क्षेत्र दिया गया है। तो यहाँ पे कुंवर सिंह अवध से थे, नाना साहब कानपुर से थे, वक्त खां दिल्ली से और मौलवी अहमद ये आरा से थे। नाना साहब कानपुर, कुंवर सिंह अवध, मौलवी अब्दुल्ला आरा और वक्त खां दिल्ली से थे। यहाँ पे लिखा गया वक्त खां दिल्ली, मौलवी अब्दुल्ला अहमदुल्ला ये अवध, कुंवर सिंह आरा और नाना साहब कानपुर से थे। यहाँ पे फिर से सुमेलित करना है कौन कहाँ से था। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, कानपुर से आई पढ़े थे, कानपुर से मौलवी अजीमुल्ला खां, लखनऊ से बेगम हजरत महल और फैज़ाबाद से मौलवी अहमद शाह। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर और फतेहपुर में अजीमुल्ला खां और फैज़ाबाद में मौलवी अहमद शाह, जिन्हें मौलवी अहमदुल्ला शाह कहा जाता है, इन्होंने नेतृत्व किया था। अगर यह दिया गया है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, मतलब एक से अधिक होगा, तो उसको पढ़ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ था, जहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। फैज़ाबाद में इसका नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला खां कर रहे थे, जबकि बहादुर शाह जफ़र, जो कि अंतिम मुगल शासक था, की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार जो है यहाँ पे आंसर ई सही होता। अब यहाँ पे फिर से दिया गया है कि क्रांतिकारी का नाम है और स्थान है। तो यहाँ पे नाना साहब कानपुर से थे, नाना साहब कानपुर से। मनीराम दीवान तो ये असम से ही थे। नवाब हामिद अली खान दिल्ली से और मौलवी अहमद अल्लाह ये लखनऊ से थे। यहाँ पे दिया गया नाना साहब कानपुर से, नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्लाह या मौलवी अहमदुल्ला शाह ये लखनऊ और मनी राम दीवान ये असम से, इनको फांसी दे दिया गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब विद्रोह हुआ था उस टाइम था लॉर्ड कैनिंग और इसी को वाइसराय बनाया गया था। फिर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वाइसराय था।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वही लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर उस टाइम में हेरसे था, हेरसे। मार्च 1857 में एक 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेरेंसे कमांडिंग ऑफिसर था उन्हीं को मार दिया था। 1857 में उनके किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये कैनिंग ही था। 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिंग ने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामर्स्टन। जिस समय भारत में क्रांति हो रहा था 57 का, ब्रिटेन में विस्कॉन्ट पामर्स्टन, हेनरी जॉन फिलिप तृतीय विस्कॉन्ट पामर्स्टन पूरा नाम था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1855 से 58 और फिर 59 से लेकर 65 तक रहा था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसमें से किसी का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पे नीचे दिया गया है कि किन्हीं का नाम नहीं जुड़ा हुआ, लिखा है। 1857 के विद्रोह मुख्यतः असफलता का कारण इसमें से क्या सब रहा? तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऐसा तो नहीं था। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, ये था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही था। इसी कारण से वो असफल रहा था। यहाँ पे लिखा गया है 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन का कमी था। विद्रोहियों के नेता में कोई संगठन की भावना देखने को नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमज़ोर था। उनके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई थी और सरकार का विनाश करने पर वे तुले भी प्रतीत हुए थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना की बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्था स्थापित की जाएगी। उसके पास एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे सारे कथन सही है। क्योंकि भारतीय सिपाहियों का उद्देश्य में एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, मतलब जो ट्रेंड था, अनुशासन था। विद्रोहियों के समय भारतीयों में एकता का अभाव के चाहे जो भी कारण रहे, परंतु विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ था। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए यह अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर और स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बम्बई और मद्रास की सेना राजभक्त नहीं थी। अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों के विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने, जैसे पटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलारगंज की राजभक्ति की बहुत सराहना की। रणनीति और रणकौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे निकल गई थी, बहुत आगे थी। वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थी। अंततः 1857 के विद्रोह की असफलता के यही सब कारण हैं। आगे प्रश्न है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहा, क्योंकि जो शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेज का समर्थन कर रहे थे। तो ये सही है। माफ कीजिए, यहाँ पे आंसर ये दिया है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहा, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। देखिए, ये भी सही है राजपूत वाला, मतलब यहाँ पे सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये दिया गया है तो ये ज़्यादा सही है। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, जो राजपूत राज था उसमें वो नहीं दिया था, तो इसलिए यहाँ पे आंसर ए दिया गया है। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? लखनऊ में अपना जीवन किस ब्रिटिश अधिकारी ने, मतलब किनको मार दिया गया था? तो इसमें जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, तो ये तीनों को लखनऊ में मार दिया गया।
14 सितंबर 1857 को अंग्रेज द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलस घायल हुए थे और 23 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिमेंट की रक्षा करते हुए सन हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई थी। आगे 68 नंबर क्वेश्चन है। कथन दिया गया है, कारण है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। ये तो सही ही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। तो दोनों सही है, मतलब ये सब नहीं दिया इसलिए असफल रहा था। यहाँ पे व्याख्या भी करेगा और वो भी करेगा, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा कि दोनों सत्य है और उसका स्पष्टीकरण भी सही से कर रहा है। यहाँ पे लिखा है कि कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कई कारण थे, परंतु इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण अधिकांश प्रमुख रियासतों के शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करना था। आगे अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्रकारी संज्ञा दी थी? तो ये थे सर जेम्स ऑस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स ऑस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। ऑस्ट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसने हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित एवं स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसने न कोई स्थानीय नेतृत्व की थी और न ही इसे सर्व साधारण का समर्थन प्राप्त किया था। इसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। आगे है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था, यह थे बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोहियों को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी डी सावरकर ने ही कहा था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये थे एस एन सेन थे। 1857 भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन थे जिनकी पुस्तक 1857 प्रकाशित हुई थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा गया था आर.सी. मजूमदार के द्वारा। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा है। किसने कहा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये तो आर.सी. मजूमदार ने कहा था। आर.सी. मजूमदार। आगे प्रश्न है 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भूर्णावस्था में था, ये किस इतिहासकार ने कहा था? तो ये आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन ने कहा था। आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भूर्णावस्था में मानता था। उस टाइम स्टार्ट ही हुआ था। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा यहाँ पे सही दिया गया है? तो इसमें ओनली ये सही है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था, मतलब पूरी तरह से वो बर्बाद कर दिया था, फिर से उसको संगठित करना पड़ा। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई तथा इसकी शासन प्रणाली में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया। अंततः 1857 की क्रांति के संदर्भ में प्रश्नगत यह धारणा सही था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज में नियंत्रित लेने की जो घोषणा की वो कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद से। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर
भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही प्रथम वाइसरॉय बना दिया गया। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ों दिए जाने का आश्वासन दिया था। इसमें से कौन सा आश्वासन ऐसा था जिसको वो जो महारानी है वो पूरा की? तो बस जो राज्य को हड़पता था, रियासत को हड़पता था, इस नीति को वो समाप्त कर दिया गया और कुछ नहीं। और भी कुछ किया पर इसमें नहीं है। वो मेनली राज्य का विस्तार ये सबको कम कर दिया था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध करवाना शामिल था। भारतीय राजदारों के प्रति विजय और विलय की नीति को परित्याग कर और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन के द्वारा दिए तो गए पर उसे पूरा नहीं किया गया। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे इसमें से कौन सा उद्देश्य महारानी विक्टोरिया का था? तो इसमें पहला है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना था, और दूसरा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तो ये दोनों यहाँ पे उद्घोषणा के अंतर्गत सही था। यहाँ पे लिखा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी में एक अधिनियम लागू किया जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधा अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने यह घोषणा की कि जिसमें यह उद्घोषित किया गया है कि अब यह भारत के शासन ब्रिटिश शासन के द्वारा व उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय की पदवी दी गई। इसका अर्थ था कि वह राजा के प्रतिनिधि था। सापेक्ष में भारत पर ये क्या हो जा रहा है? संक्षेप में भारत पर ब्रिटिश सर्वोच्चता सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई। साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा द्वारा देशी रियासतों को यह आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व बना रहेगा। स्पष्ट है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार को परित्याग करने की घोषणा की गई थी। ब्रिटेनिका द्वारा प्रकाशित द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के पृष्ठ नंबर 261 में लिखा गया है कि द अनाउंसमेंट रिवर्स्ड लॉर्ड डलहौजीज प्री-वार पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थ्रू प्रिंसी स्टेट एनेक्सेशन, जो राज का हड़प का नीति था। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन में शामिल आया? तो पील आयोग का संबंध जो था वो दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था, पील आयोग। यहाँ पे दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए जुलाई 1858 के मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन यानी पील आयोग का गठन किया। इसके द्वारा सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या को 1857 से पूर्व 45,000 रखा गया था, जो कि अब 65,000 कर दिया गया। और ये रेशियो मतलब यहाँ पे देखिए तो जो बंगाल में था वो 1:2 में था और मद्रास में यह अनुपात 1:3 था। मतलब भारतीय सेना पहले 2,38,000 था, उसको कर दिया गया 1,40,000, और जो ब्रिटिश का सेना था 45,000, उसको बढ़ा के 65,000 कर दिया गया। आगे ये लास्ट प्रश्न है कि मतलब 1857 वाला लास्ट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चयन किया हुआ था? तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया था। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध और उत्तरी पश्चिम प्रांत से थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी का जो घोषणा हुआ था, इसके अंतर्गत सैनिक का पुनर्गठन किया गया था, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। अब आगे जो एक्सरसाइज है वो है अन्य जन आंदोलन। इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सेशन अगर मेरे पे अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो तो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।